हेलो स्टूडेंट जो ऑनलाइन में हैं, आपको वीडियो दिखाई पड़ रहा है? ओके ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। कल क्या कर रहे थे? 5-10 मिनट का चीज बचा हुआ है तो खत्म करते हैं, ठीक है? बीच में क्यों छोड़ेंगे? रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक एक बार स्टार्ट हुआ तो ऑर्गेनिक ही ऑर्गेनिक हो जाएगा। टॉपिक देख लेते हैं, बीच में छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? कहीं पे लिख लीजिए, जाके वहाँ प्रकाश कर दिया जाएगा। एक क्वेश्चन भी आने का चांस रहेगा। एक एग्जाम्पल के बैक करने का, इसका नाम क्या है? उस फैन को बंद कर दीजिए, उससे इस रिकॉर्डिंग हमारा है। अब उस फैन को बंद कर दीजिए। चलिए, इसका नाम है ट्राइमिथाइल एमाइन। बोले इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन? तो बोलिएगा सर नाइट्रोजन का हाइड्रोजन निकालने के इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 3 हो जाएगा और लोन पेयर हो जाएगा 1, तो स्टेरिक नंबर हो जाएगा 4, तो ये हो गया sp3, राइट? सर इसका ज्योमेट्री तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल, राइट? और ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल एंड शेप है ट्राइगोनल, वेरी गुड, पिरामिडल। लेकिन क्वेश्चन ये आईआईटी का आया हुआ है कि NCH3 का शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, बट कार्बन के जस्ट नीचे ही सिलिकॉन है, राइट? तो जैसे CH3 लिखते हैं वैसे ही हम लोग SiS3 भी सोच सकते हैं। कार्बन के जस्ट नीचे ही तो सिलिकॉन है, तो CH3 SiS3 ऑलमोस्ट सिमिलर, NH3 PS3, राइट? तो बोला गया है कि बट इसका स्ट्रक्चर या शेप ट्राइगोनल प्लेनार होता है। इसका क्या है? ट्राइगोनल पिरामिडल, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और दूसरा इसका स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि इसमें बॉन्ड एंगल मिलता है 107 डिग्री 107, बट इसका मोटा मोटी जो बॉन्ड एंगल मिलता है वो ऑलमोस्ट 120 के आसपास होता है। कितना? 120। क्या बजा रहा होगा सर? बजट क्लियर कट ये रहेगा कि 120 होने का मतलब है कि नाइट्रोजन का जो यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा उसमें sp2 कैरेक्टर रहना चाहिए। ऑब्वियसली अगर sp3 रहेगा तो 109 के आसपास रहेगा, और वन बॉन्ड एंगल का यहाँ पे 120 के आसपास एग्जिस्ट कर रहा है। इसका तो नाइट्रोजन में ज्यादा कैरेक्टर किसका है? sp3 का है या sp2 का है? sp2 का है। एक कैसे पॉसिबल हो गया? जबकि देखने से तो लग रहा है लुक्स लाइक नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर लुक्स लाइक व्हाट? नाइट्रोजन का कोऑर्डिनेशन नंबर 3, लोन पेयर 8, स्टेरिक नंबर 4। देखने से ही लग रहा है ना? तो यहाँ पे एक्चुअल में नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में बैक बॉन्डिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? बैक बॉन्डिंग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में क्यों बैक बॉन्डिंग नहीं हुआ? तो बैक बॉन्डिंग का क्राइटेरिया था कि किसी के पास लोन पे रहना चाहिए और किसी के पास खाली बॉक्स रहना चाहिए, खाली डब्बा, राइट? तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है, बट कार्बन ने यहाँ पे कितना बॉन्ड बनाया? कार्बन 4, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन मिलता है, उसके पास कार्बन के सराउंडिंग में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ 8। ऑब्वियसली कार्बन लुईस डॉट स्ट्रक्चर की जगह पे यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2, टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन कितना हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रॉन अराउंड द कार्बन हो जाएगा 8। और बॉन्ड कौन बनाता है? तो सब वैलेंस शेल। अब वैलेंस आउटर मोस्ट शेल कार्बन का क्या है? ऑर्बिट नंबर 2। तो ऑर्बिट नंबर 2 में 2 ही सब शेल है ना, एस और पी। तो 2 सब शेल मिलाकर कितना बॉक्स रहेगा? 4, 3 पी का और 1 एस का। तो 4 है तो 4 को प्योर रखिए या हाइब्रिड कीजिए। मिक्सिंग करने से नंबर ऑफ बॉक्स बढ़ता है क्या? देखिए बहुत छोटा बात है लेकिन बहुत बड़ा बात है। हम सोचते ना कैसे चले बात सुन ली है। तो हाइब्रिड भी हुआ है तो 4 ही बॉक्स रहेगा। तो 4 बॉक्स रहकर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 8। और कार्बन में चारों तरफ तो 8 इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब इसके पास खाली डब्बा है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर अवेलेबल भी है, बट इसके पास तो खाली बॉक्स ही नहीं है। तो सर व्हाट अबाउट डी? तो ऑर्बिट नंबर 2 में डी एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। दिस इज द वजह कि नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। यहाँ पे कोई चांस नहीं था, राइट? बट व्हाट अबाउट सिलिकन? मैं यहाँ पे इसके लिखूंगा। तो सिलिकन के पास सिलिकन का एटॉमिक नंबर हो गया 14, तो वहां से डी थर्ड ऑर्बिट निकल जाता है, राइट? तो थर्ड ऑर्बिट में तो डी ऑर्बिटल रहेगा, डी ऑर्बिटल रहेगा। डी ऑर्बिटल का सारा बॉक्स वैकेंट है। इसका मतलब इन केस ऑफ सिलिकन देयर इज अ बैक बॉन्डिंग फ्रॉम लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन टू वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ सिलिकन। लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन टू वैकेंट। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर कहां पे है? और अगर कोई भी लोन पेयर एक नाइट्रोजन के पास इसी का बोल रहे हैं, इसका बोल रहे हैं, इसका बोल रहे हैं। तो अभी मैं क्लियर किया ही नहीं हूं, जस्ट आ रहा हूं। आप इसका बात करना चाह रहे हैं? इसका ओके। नाइट्रोजन का और CH3 का राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन फर्स्ट। कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नाम बताए? आउटर मोस्ट ऑर्बिट 2p2 होता है, ऑर्बिट नंबर 2 होता है। चलिए स्टूडेंट यहां देखिए, सिर्फ आपको समझाने के लिए लेते हैं, ठीक है? इस कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाया होगा? छोड़िए सर, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, राइट? और इतना तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर में पढ़े ही होंगे। इस कार्बन के चारों तरफ इस 2 इलेक्ट्रॉन पे कार्बन का भी राइट रहेगा, नाइट्रोजन का भी राइट रहेगा। इस कार्बन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8, राइट? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऑर्बिटल में। और कार्बन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट के पास कितना ऑर्बिटल है? 4 ऑर्बिटल है। एस का 8 और पी का 3, चाहे वो प्योर में रहे या मिक्स होकर रहेगा तो 4 ही बॉक्स, राइट? तो 4 बॉक्स में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे आप? 8। तो आपके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल बचा हुआ है कार्बन के पास? अब आप ये नहीं बोल सकते कि डी क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि कार्बन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट आप ही बोल रहे हैं, ऑर्बिट नंबर 2। तो ऑर्बिट नंबर 2 से डी स्टार्ट होता है क्या? नहीं होता है। तो नाइट्रोजन के पास लोन पे अवेलेबल भी है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने का क्राइटेरिया था कि किसी एक के पास लोन पे अवेलेबल हो और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो।
इसके पास अवेलेबल है, बट जिससे डायरेक्टली अटैच है उसके पास वैकेंट और वाइटल, इसलिए देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग इन केस ऑफ ट्राइमिथाइल एमाइन, राइट, ट्राइमिथाइल एमाइन। यहां पर बैक बॉन्डिंग, तो जब बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं इसको कैसे रहना पड़ेगा? अगर बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो इसको टेट्राहेड्रल और शेप रहेगा ट्राइगोनल, राइट। लेकिन जिन चीजों को आप एक्सप्लेन करते हैं, बैक बॉन्डिंग आप करवा रहे हैं या पहले से हो चुका होगा? आप लोग तो बस उसका एक्सरे से उसका ज्योमेट्री मेजर देखे हैं, और जो ज्योमेट्री आपको मिला एक्सपेरिमेंटल, हम लोग क्या करते हैं, किसी का स्टडी करते हैं? क्या हम लोग किसी मॉलिक्यूल को पकड़ के बोलेंगे रिएक्शन करो, इज पॉसिबल? या वो पहले बने खुद बनेगा और उसको करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म या रीजन। इसका मतलब है कि मैं ये नहीं बोल सकता कि देखिए मैं करवा रहा हूं बैक बॉन्डिंग, इसमें ऑलरेडी हो चुका है, ए टू सी मैं बोला, वो एक्चुअली मैंने नहीं करवाया, ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल है, अब इसी को मुझे करेक्टली एक्सप्लेन कर देना है। मैं नहीं करूंगा, मैं भी कहीं ना कहीं का पढ़ा हुआ बोल रहा हूँ, राइट, बट एक्चुअली होता ये है, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है? रास्ता। तो प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट पहले बन चुका है, वो कैसे बना उसको अगर मैं सही रीजन से एक्सप्लेन करूं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखिए ये जो सीक्वेंस है वो आपको किसके तरफ फीड कर रहा है? sp2 की तरफ। sp2 की तरफ कैसे रहेगा स्टूडेंट? तो sp2 की तरफ रहने का मतलब ये हुआ कि पहले तो सिचुएशन ऐसा रहेगा, SiS3 ड्रॉप बोलिए, किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ? तो आप लोग एक काम कीजिए, फिर से ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, और अब सिर्फ इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, या तीनों के साथ 1 बाय 1 होगा? 1 बाय 1 तीनों के साथ होगा। हाँ, एक तो बाकी जो ऑनलाइन है वो बता सकते हैं। देखिए तो स्टूडेंट, बाकी लोग अभी ठीक है? चलिए, अभी इस पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा रिजल्ट का बात हो जाएगा। बस ये जानिए कि अब यहाँ पे लोन पे यहाँ से अगर बैक बॉन्डिंग किया तो ऑलरेडी नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में पहले से सिग्मा बॉन्ड था, तो फिर से सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे
तो नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच में कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, कंप्लीट डबल बॉन्ड है, या दोनों का बीच का कैरेक्टर हो गया? पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा? डेल डैश प्लस। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसका हाइड्रेशन मोटा मोटी कर सकते हैं ऑलमोस्ट sp2 के बराबर। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया कि एक आदमी का चांस रहेगा, ये बहुत बार रिपीट हुआ है दोनों एग्जाम्पल, तो ऑलरेडी जेई में आ चुका है, और जेई में जो बातें आ चुका है जो ऑब्जेक्टिव, तो उसका नीट वगैरह में आने का या सी वाली में आने का चांस ज्यादा बन जाता है। तो एक कोई भी IIT और का एग्जाम छोड़कर बाकी कोई भी अगर बढ़िया एग्जाम अगर क्वेश्चन सेट करना चाहेगा, तो अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू वो एक बार पक्का IIT क्वेश्चन नहीं करेगा, तो हमें बेस्ट कैसे मिलेगा उसे, तो वहां से भी डायरेक्ट हिट कर लेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 40 इयर्स में जो IIT पूछा है वो तो बिल्कुल क्लासिकल क्वेश्चन पूछा होगा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चांस रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, बस क्वेश्चन बैंक को रेफरेंस मान के पढ़ते रहते हैं, उसी को थ्योरी का आधार बनाते हैं। और मैंने सारे इंडिया कोचिंग क्लास से सबका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या रहेगा, अगर कोई IIT का पढ़ाता है मान लीजिए, तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस IIT का क्वेश्चन बैंक ही रहेगा ना, कि क्या क्या पूछता है, किस तरीके से पूछता है। अरे होना भी चाहिए, आप बोर्ड का तैयारी करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो क्वेश्चन बैंक बन जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सा लॉजिक क्या हुआ, तो पूछा जाए कि NSiSb होल 3 का स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनार रहता है, बट NCsb होल 3 का स्ट्रक्चर जो टेट्राहेड्रल है और शेप ट्राइगोनल पिरामिडल है। व्हाट द रीजन, क्या बोलिएगा? इन केस ऑफ दिस कंपाउंड देयर इज अ बैक बॉन्डिंग फ्रॉम नाइट्रोजन टू सिलिकॉन, इट मींस देयर मस्ट बी अ वैकेंट ऑर्बिटल इन सिलिकॉन। वो वैकेंट ऑर्बिटल क्या है? d ऑर्बिटल। इसका मतलब यहाँ जो पाई बॉन्ड ये बनाए हैं वो किसके ओवरलैपिंग से, इसका p और इसका d। पाई बॉन्ड ऑलवेज प्योर ऑर्बिटल से बनता है, तो इसका p इसका d, तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हुआ उससे जो पाई बॉन्ड बना उसको हम लोग बोलेंगे p पाई d पाई। क्या बोलेंगे? p पाई d पाई। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम था ट्राई in this compound there is a back bonding from nitrogen to silicon. In this compound there is a back bonding from nitrogen to silicon, and due to back bonding overlapping takes place between p orbital and d orbital, between p orbital and d orbital. हाँ, एसपी के लिए हाँ हाँ देखिए, एक थोड़ा सा वेट कीजिए, उस सारा कहानी में, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, देखो रिज्यूमे से मुझे आज क्लास में यही सिखाना है, वेट फॉर राइट टाइम।
एक्चुअली इसमें करेक्ट आंसर तो रहेगा कि यहाँ पे sp3 से sp2 के बीच में हो रहा है, ठीक है। बट अभी इसमें मैं बहुत ज्यादा अंदर में नहीं जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि बार बार मुझे सेम ही बात को दोबारा बोलना पड़ेगा। बस आप इतना ही जानिए कि इसका ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग किसके बीच में हुआ? नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल और सिलिकॉन का d ऑर्बिटल। वजह क्योंकि आप पाई बॉन्ड बना रहे हैं, पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है या प्योर पीस बनता है, सॉरी प्योर ऑर्बिटल से, प्योर ऑर्बिटल। तो प्योर ऑर्बिटल p भी हो सकता है और d भी हो सकता है। बाकी इसमें ज्यादा आपको देखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो चलिए मोटा मोटी बैक बॉन्डिंग। अब इसके बाद कुछ एग्जाम्पल मिलेगा तो वो एग्जाम्पल आपको सोचना है, असाइनमेंट में मिलेगा, क्योंकि सारा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा तो आपके हिसाब से समझ नहीं आएगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग। यहां देखिए स्टूडेंट, point to be noted, generally one single bond ले, नेचुरली जो जनरल लोग जानते हैं, वन कंप्लीट सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन खर्च होता है? 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, राइट। अरे दो इलेक्ट्रॉन कितना न्यूक्लियस का एंजॉय करता है? इस न्यूक्लियस का भी एंजॉय करेगा और इस न्यूक्लियस का भी एंजॉय करेगा, राइट। बट सपोज कीजिए कि मान लेते हैं कि मेरे पास सिचुएशन ऐसा है, बोलिए यहां पे कितना आइटम है? 3। कितना बॉन्ड दिखाया गया है? और ये दोनों बॉन्ड मिलाकर 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर होना क्या चाहिए था? यहां होना चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, क्योंकि 2 सिंगल 2। प्लीज आप किसी का ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा मत कीजिए। तो यहां पे अगर 2 बॉन्ड है तो यहां पे होना चाहिए था 4 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। जैसे यहां पे बोल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, राइट। 2 सेंटर का मतलब इसका न्यूक्लियस इसका न्यूक्लियस, राइट। बट यहां पे सपोज कीजिए कि मैंने बोला कि यहां से यहां तक मिलाकर टोटल बॉन्ड पेयर एक ही है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? टोटल इलेक्ट्रॉन है 2। तो ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। इसका मतलब है कि सर इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, किसी न किसी वजह से बस काम चलाया जा रहा है, नहीं तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड बोलेंगे। नेचुरली ऐसा होता है क्या कि ये दोनों बॉन्ड मिलाकर 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा? दोनों बॉन्ड मिलाकर 4 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए था। नेचुरली हम लोग ऐसा जानते हैं कि 1 सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है। कितना खर्च होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो होना चाहिए 4। बट अगर ऐसा हो रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, इसका मतलब इट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्डिंग या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग। ये भी एग्जांपल ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर। और एक क्या दिखा रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर। और एक लाइन की, there are many compounds in which some electron deficient bonds there are many compounds in which some electron deficient bonds
are present apart from normal covalent bond, apart from normal covalent bond or coordinate bond. Which are apart from normal covalent bond or coordinate bond, which are two center two electron. अब एक मिनट देखिए, जनरली जो कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, यहां देखिएगा, वन कोवलेंट बॉन्ड या वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसमें वन कोवलेंट या कोऑर्डिनेट में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होता है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में खर्च होता है। इसका मतलब वन कोवलेंट के लिए क्या नेचुरली क्या होना चाहिए, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। एक और लाइन उसी में कंटिन्यू कीजिए। फुल स्टॉप। These electron deficient bonds have less number of electrons, with respect to expected, such as three center 2 electrons, such as 3 center 2 electron. अभी हम शायद इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जेईई मेन में। साजिद अली ध्यान रखिएगा, और आप घबरा कर मत पढ़िए। फर्स्ट एक सबसे बड़ा जज इंसान खुद ही होता है। यू नो इट वेरी वेल कि हाँ मैं कहाँ पे हूँ। कोई चीज अगर ऐसा सोचे यार बस तुक्का लग जाएगा या अल्लाह ताला मुझे ब्लेसिंग दे देंगे, वो तभी करते जब आप कर्म काम करके रखिएगा, प्रॉपर अपना कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिएगा, तभी वहाँ पहुँच पाइएगा। अब पहुँच भी गएगा गलती से तो वहाँ जाकर फिर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि IIT, तो IIT के अंदर आप ऐसे सब वीडियो वगैरह जैसे कोई ग्रुप में एक IIT का वीडियो ये सब मत शेयर कीजिएगा। बहुत लोग एक कहावत सुनी ना, हम लोग खट्टे होते हैं, तो जो ऐसे ही कुछ भी ब्लॉग बना के पोस्ट कर देगा, उसको क्या पता है कि वो क्या चीज है। वहां जाएगा, एक बार जब घूम कर आएगा तो डिप्रेशन हो जाएगा उसको। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि घूम कर आ जाएगा, जितना एजुकेशन सिस्टम पे खर्च होता है ना, एक सर्टेन एक बड़ा अमाउंट सिर्फ IIT पे खर्च हो जाता है। वो है IIT या NIT जो पास करेगा और नहीं काम करना चाहेगा तभी वो घर पे बैठ सकता है। इतना तो मान के सोचते हैं, काम करना चाहेगा तो बैठ सकता है, नहीं बैठेगा, क्योंकि वही तो 4 साल सिखाया जाता है इसको। और पोटेंशियल को ऐसे स्ट्रेस कर दिया जाता है कि किसी भी विकट कंडीशन में नहीं घबराता है और हार्ड वर्किंग बना दिया जाता है। IITs आर वेरी टफ एंड रफ एंड वेरी वोलेटाइल। तो मैं तो टीचर बन गया ना, तो वो लोग तो ऐसे छुट्टी घुमा देंगे आपको। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। 2 साल 5 साल में 10 कंपनी चेंज करके कहां से कहां पहुंच जाते हैं। हाईली प्रोफेशनल, इमोशनल नहीं, हाईली प्रोफेशनल। तो हम लोग टीचर बनकर क्या हो गया, इमोशनल हो गए, राइट। इसलिए वो सब चीज पोस्ट करने से कोई फायदा नहीं। मैं उसको कमेंट नहीं करूंगा, बेटा प्लीज ग्रुप में ऐसा मत कीजिएगा कि मैं जहां से बिलोंग करता हूं उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि मैं पर्सनली में बहुत क्लोज हूं उसका। मेरा लाइफ का प्रोजेक्ट था, मेरा लाइफ का ड्रीम था कि मैं IIT में, उसको मैं बहुत क्लोज से फील किया हूँ और उस जगह को एंजॉय किया हूँ, और वहाँ से मेरा करियर बना है। यहाँ पे अगर आकर मैं पोडियम पे बैठता हूँ तो उसमें मेरा 90% कॉन्फिडेंस IIT का रहता है। आई एम फ्रॉम IIT,
क्योंकि इसके पीछे वजह यह रहता है कि एट वर्स्ट सिचुएशन कुछ भी नहीं रहेगा तो वो मेरे पास डिग्री है, किसी के पास एक बोल कर जॉब दूंगा मिल जाएगा। इस कॉन्फिडेंस ऑफ द गुड इंस्टीट्यूशन। आप भी जीएमसी से पास आउट किएगा नहीं कॉन्फिडेंस रहेगा, या जिन सिलेक्शन हो गया है राइट, तो फ्लाई करता रहेगा ना एयर में, ये डॉक्टर बन गए। और आज के डेट में तो डॉक्टर का क्या क्रेज है। अगर एग्जाम्पल दे देंगे 2 मिनट में अर्निंग का, अभी नहीं बोलूंगा, बहुत इनकम है। कांट भी किसी डॉक्टर का मोर देन 2 लाख पर डे का प्रैक्टिस है, मोर देन 2 लाख। क्या कीजिएगा पैसे का, इसे 35 है, लेकिन डॉक्टर का एक है कि 30 प्लस तक पढ़ते रहिए, घबराइए नहीं। डॉक्टर बन गए तो पढ़ते रहिए, ये नहीं कि जिस दिन एमबीबीएस हो गया सोच रहे पैसा कहाँ से आया। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकम ए गुड डॉक्टर, क्योंकि आपके हाथ में किसी का लाइफ रहता है नहीं, भगवान के हाथ में सेकंड भगवान आप ही लोग हैं अगर डॉक्टर बन गए तो। इसलिए उस टाइम पे घबराना नहीं है। अब प्लस डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी इंजीनियर से भी ज्यादा है। एटलीस्ट इंजीनियर को रात के 12 बजे नहीं आएगा कॉल, बट आपको आ सकता है, और आप कौन सी जॉब करके सो जाइएगा, तो बाकी लोग ऊपर डिस्प्लेस होता है। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में ये है बोरन, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, कोई नया बात नहीं बनेगा। अरे क्या है डाइबोरेन, ये है बोरेन और ये है डाइबोरेन, ठीक है। तो एक्चुअल में अगर BS3 ही ज्यादा स्टेबल रहता तो B2H6 नहीं बनता। सिंपल सा लॉजिक है ना कि अगर BS3 ज्यादा स्टेबल रहता तो B2H6 क्यों बनता, नहीं बनेगा मतलब यहाँ पे। बट एक्चुअल में स्टूडेंट अगर ध्यान से देखेंगे, अब नेक्स्ट बोलिएगा सर BS3 का तो ऐसा स्ट्रक्चर होता नहीं है, BS3 का तो होता है ट्राइगोनल ना, राइट। पर जानू कैसा स्ट्रक्चर बनाया हूँ, यहाँ से यहाँ जाना डायमर हो गया ना, ट्राइमर हुआ या डायमर हुआ, डायमराइजेशन हो रहा है। बट बोरन के चारों तरफ कितना इलेक्ट्रॉन है, सर बोरन के चारों तरफ 6 है, एंड बोरॉन सर्चिंग फॉर व्हाट, किसी तरीके से ऑक्टेट फुलफिल हो गया, राइट। देखिए ये होता है काम चलाने का जुगाड़। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, क्या था, इस सिग्मा बॉन्ड से ये सिग्मा बॉन्ड इन दोनों के लिए शेयर हो गया, ये इसको भी हेल्प कर रहा है, राइट। कौन 3 सेंटर के बीच में हो गया। जैसे कुछ ऐसा हो गया ना कि 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तुम भी काम चलाओ, तुम भी काम चलाओ, तुम भी काम चलाओ। बट ऐसा तो जनरल नहीं होता था। जनरल होता था कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एटम के बीच में बढ़ता था, राइट। उस पर 2 एटम का राइट रहता था। 2 इलेक्ट्रॉन है और 3 एटम का राइट हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर हो गया। तो नेचुरल है, नेचुरल 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर नेचुरली होता है। बट यहाँ पे क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। तो सर क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयरिंग कर लिया, इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा, इसका ऑक्टेट। तो अब इस बोरॉन का ऑक्टेट फुलफिल होगा तो ये भी अपना ऑक्टेट फुलफिल करना चाहेगा। बट माइंड इट इज नॉट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो मैं दिखा रहा हूं एरो से, बट एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, वहां पे एक्स्ट्रा पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर, राइट। इसको आप ऐसा नहीं गलती से राकेश सर बता दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैंने इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बोला है, ये अलग टाइप का बॉन्ड हो गया। तो नहीं लगता है कि सर इस टू BS3 को आपस में जोड़ने के लिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बीच में आएगा, इसका मतलब ये दोनों हो गया मेरा ब्रिजिंग हाइड्रोजन। कौन सा हो गया, ब्रिजिंग हाइड्रोजन। ब्रिज का काम कर रहा है ना, और ये दोनों हाइड्रोजन ब्रिज का काम नहीं करेगा, ये हो गया टर्मिनल हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, यहाँ पे
क्या बोले? ब्रिजिंग हाइड्रोजन नहीं, ये वेट करो। आप ही बताइए सेम प्लेन में होगा या नहीं होगा? चलिए एक मिनट, एक इनका क्वेश्चन है। ओके हिमांशु, चलिए अब बोरन का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलिए फास्ट। बोरन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4। इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आपसे यही पूछा जाएगा कि BH3, जब तक BH3 था तब तक इसका आयतन था sp2, बट आफ्टर डाइमेराइजेशन व्हेन इट बिकम्स B2H6 देन इसका आंसर बिकम्स व्हाट? sp3। और sp3 का ज्योमेट्री कैसा होता है? मोटा मोटी टेट्राहेड्रल। और अब ये सब क्वेश्चन के लिए आपको खुद दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। बोलिए बेस प्रेजेंटेशन पढ़ाया है ना, तो बेस sp3 का बेस प्रेजेंटेशन में अगर ये दो बॉन्ड व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो ये दोनों बॉन्ड कैसा रहेगा? व्हाइट बोर्ड के प्लेन में या उसका ऊपर एंड नीचे, अबव एंड बिलो। तो ये मुझसे पूछने का बात ही नहीं था। नाउ दिस बिकम्स sp3, तो दिस बिकम्स sp3, और इफ वी सपोज दैट HT this two terminal hydrogen boron lies in the white board plane, अरे मेरा व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है तो इन दोनों बॉन्ड को कैसे होना चाहिए? व्हाइट बोर्ड के प्लेन में या ऊपर या नीचे? इसका मतलब ये जो स्क्वायर रहेगा ये ऐसे स्क्वायर रहेगा, इसी प्लेन ये स्क्वायर रहेगा। डैम श्योर इट्स काइंड ऑफ अ स्क्वायर, राइट? बट ये जो स्क्वायर रहेगा उस व्हाइट बोर्ड में एग्जिस्ट करेगा या व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा? नहीं। इसका मतलब एक क्वेश्चन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, जो पूछ रहे हैं ना वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। पूछा हुआ रहेगा कि B2H6 में टर्मिनल हाइड्रोजन और ब्रिज हाइड्रोजन एक दूसरे दोनों सेम प्लेन में होता है या एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में? तो जिस प्लेन में ए रहेगा उस प्लेन में ए नहीं रहेगा। ए किस प्लेन में रहेगा? इस प्लेन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर प्लेन में रहेगा। को प्लेनार रहेगा या नॉन प्लेनार रहेगा? नॉन प्लेनार रहेगा। इस बात को लिख लीजिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब ये बताइए इस बोरन के अराउंड 4 बॉन्ड है, उसमें कितना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड है, कितना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मतलब डिफिशिएंट नहीं है? तो यहां से यहां तक कितना सेंटर इलेक्ट्रॉन कितना? तो ए बॉन्ड और ए बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, इसी एग्जांपल ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। यहां से यहां तक कितना इलेक्ट्रॉन? 2। और सेंटर कितना? इसका मतलब जो ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है तो इन दोनों के बीच में जो है, बट इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे 2 ही है। जो इसका स्ट्रक्चर में देखिएगा, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ इन तीनों के बीच में काम चलाएगा। तो ये इसका मतलब ये हाइड्रोजन इन दोनों बोरॉन के बीच में फंस गया, इसको बोलेंगे ब्रिजिंग हाइड्रोजन। तो ये क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड। मतलब जनरली ऐसा नहीं होता है, नेचुरली ऐसा नहीं होता है, बट यहाँ पे अगर हो रहा है तो काम चलाने के लिए, किस चीज का काम चलाने के लिए? ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए, करेक्ट? जानते हैं डाइवर्जन ज्यादा यूज करता है विद रिस्पेक्ट टू BH3। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी अगर मैं BH3 लिख रहा हूँ तो लिखने के लिए लिख रहे हैं, एक्चुअली झील क्या करता है? BH3 या B2H6, ठीक है ना? ये आप लिख लीजिए Sp परपेंडिकुलर टू HB। ओके, नेक्स्ट एक बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए था अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन? 3 साल पहले एडवांस का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ था किसी टेस्ट सीरीज में, ठीक है? और सोचे कि अगर नहीं पढ़ा के रखते तो बच्चे तो नहीं बनाते जो एग्जाम दे रहे हैं। होना चाहिए 1090-28 में, राइट? तो आपका जो नेचुरल नेचर है, जो आपका खुद का, उसमें आप स्ट्रेस फील नहीं कीजिएगा, उसके अगेंस्ट अगर काम करेंगे तो स्ट्रेस में आ जाएंगे। नेचुरल लाइनिंग है 1090-28 मिनट, उससे ज्यादा करें या कम करें
स्ट्रेसर। ज्यादा करें या कम करें, दोनों में स्ट्रेस फील होगा, राइट? दोनों में स्ट्रेस फील होगा। अब मार्केट से एक लोहे का फ्रेम बना कर लाए 109 डिग्री का, बस उसको वेल्डिंग कर दिया, उसको छोड़ दिया, ऐसा रहेगा। अब उसको खींचिएगा या कंप्रेस कीजिएगा, दोनों के इसमें आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपका फोर्स किसी पे लग रहा है, उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट? तो 109 है, उससे आप 90 कर दिए तो कंप्रेस कर दिए ना, बट उसके एंगल जो नेचुरल एंगल उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये एंगल हो जाता है 90 डिग्री। कितना होता है? इसका मतलब इस बॉन्ड ये बॉन्ड में एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, और आगे चलकर पढ़ाएंगे। इसी स्ट्रेन को बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? तो ये पूछा जाएगा HB ये ऑब्जेक्टिव का पार्ट कितना एंगल? क्यों 90 हुआ? सर यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्म में है, तो स्क्वायर का तो एंगल 90 रहेगा। बट यहाँ पे ऐसा कोई कांस्टेंट कंडीशन है क्या 90 होना पड़ेगा? जब कांस्टेंट कंडीशन नहीं है तो ST जितना होना चाहिए उतना होगा, 90 में, राइट? तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा? एक ऐसा चीज जिसमें स्ट्रेन किए हुए हैं, ऑलरेडी स्ट्रेन डेवलप करेगा तो वीक हो जाएगा, एक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, वीक रहेगा, राइट? तो इसको हिट करेंगे तो एक टूटेगा, ब्रेक होना होगा तो क्या होगा? ठीक है? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? in B2S6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्ड, राइट? अब देखिए यहाँ से एक चीज का मुझे डर है कि शायद एक B2S6 से आप इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि हो सकता है कि AN2Cl6 भी होता है। क्या होता है? इसको भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं। माइंड ऐसा हो सकता है कि इसको भी आप ऐसा बोल रहे हैं। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फास्ट और वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक एल्युमिनियम 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक एल्युमिनियम 3 है। तो देखिए AlCl3 ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत फेमस है, लुईस एसिड। तो नाम क्या बोल रहे हैं बोलिए तो जरा लुईस एसिड। लुईस एसिड का मतलब जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्यों एक्सेप्ट करेगा? कहीं ना कहीं उसमें डिफिशिएंट है, उसको चाहिए होगा, राइट? तो अगर AlCl3 राइट, इसमें इसके चारों तरफ 3 बॉन्ड बना है, एल्युमिनियम के चारों तरफ कितना? 3। तो टोटल तो 6 इलेक्ट्रॉन ही हुआ। ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितना होना चाहिए? 8। 2 और मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। इस क्लोरीन का तो ऑक्टेट ऑलरेडी फुलफिल है। क्लोरीन का ऑक्टेट फुलफिल है कैसे? 2 2 4 2 6 और 2 यहाँ पे इस 2 इलेक्ट्रॉन पे क्लोरीन का भी राइट रहेगा, एल्युमिनियम का भी राइट रहेगा। तो क्लोरीन का ऑक्टेट भी फुलफिल है और उसके पास लोन पेयर अवेलेबल भी है। ये अपना एक लोन पेयर से यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोण बना देगा। वहां जो दिखाए थे B2S6 में उसको कोऑर्डिनेट कोण बोलेंगे, तो अपना लोन पेयर दिया था या बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन से ही काम कर रहा था। तो इस बॉन्डिंग को, ये जो बॉन्डिंग हो रहा है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे। दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटर? 3 सेंटर। अब 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2A और 2A। तो जितना होना चाहिए उतना है। दैट्स व्हाई इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग का एग्जांपल। बट हो सकता है कि आप B2S6 के जैसा देखकर इसको भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोल देते हैं, बट दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बॉन्डिंग, करेक्ट? और इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? कोवैलेंट तो है, बट इट इज काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ना, मैं पढ़ाया नहीं हूं, बट इतना तो आप जानते होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वन ऑफ द पार्टनर डोनेटेड बोथ इलेक्ट्रॉन, राइट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड में तो कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है 2 सेंटर के बीच में। नेचुरली होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तुम दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा,
बट यहाँ पे दोनों ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड में वन ऑफ द पार्टनर होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ए एरो इस तरीके से एरो दिखाता हूँ। और एक कंप्लीट एरो है, कंप्लीट एरो क्या इंडिकेट करता है? दो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, राइट? हाँ, B2H6 ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि उस B2H6 में, एक मिनट, B2H6 में बोरॉन का ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, राइट? सबसे पहले B2H6 बना क्यों? क्वेश्चन तो यहाँ पे जिसका कहना कि BH3 अगर ज्यादा स्टेबल रहता तो B2H6 नहीं फॉर्म होता, राइट? तो B2H6 क्यों बन रहा है? तो सर बोरॉन अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए B2H6 बना रहा है, राइट? बोरॉन अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए क्या बना रहा है? B2H6। तो B2H6 में बोरॉन का ऑक्टेट फुलफिल हो रहा है, दैट्स व्हाई BH3 किस फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करेगा? BH3 में या B2H6 में? देखिए जनरली B2H6 को स्टूडेंट ऐसे भी दिखाया रहेगा, ठीक है? ऐसे दिखाया रहता है, करेक्ट? और इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड कहते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, बहुत पहले आया, ये IIT का इस क्वेश्चन है, आज से कम 20 साल पहले पूछा गया है। चलिए अब यहां देखिए स्टूडेंट, ध्यान सुनिएगा। अब इधर का जिस सेक्शन में हम लोग पहुंच गए हैं, उधर का सेक्शन में डाइपोल मोमेंट बचा हुआ है, केमिकल बॉन्डिंग में H बॉन्डिंग बचा हुआ है, और वॉन डेर वाल्स फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। 5 टाइप का होता है ना, इन दोनों को मिलाकर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। मतलब मैं अभी शुरू नहीं करूंगा, बट आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या सीक्वेंस होना चाहिए। और फिर केमिकल बॉन्डिंग को बिल्कुल मॉडर्न थ्योरी से स्टार्ट किया हूँ, मतलब जो लुईस का कॉन्सेप्ट है वो नहीं पढ़ाया हूँ आपको, राइट? इसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिकल रहता है, तो उधर क्या बचा हुआ है, उधर हम लोग स्टार्टिंग से देंगे, करेक्ट? बट आप केमिकल बॉन्डिंग के नोटबुक में ही लिखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग के जगह पर ही रहेगा, और प्रॉपर सीक्वेंस वाइज। इसलिए मैं इस टॉपिक को यहाँ पे खत्म करता हूँ, इसके बाद कुछ भी हो जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग का पार्टिकुलर टॉपिक रहेगा, और कौन पहले पढ़ लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे ये पढ़ाना रहेगा तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इसका रिलेशन यहाँ रहेगा, इसका रिलेशन यहाँ रहेगा। इन तीनों को जब भी पढ़ाएंगे एक साथ पढ़ाएंगे, ठीक है? तो अब आप ऑर्गेनिक नोटबुक निकाल सकते हैं।